नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी ये चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड है। और आपने देखा था कि सुबह मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर के जो जुलाई मंथ के जो 2018 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो रिसर्च के जो क्वेश्चन जुलाई 2028 में पूछा गया था उसके बारे में आज हम देखने वाले। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर आपको एक तरफ दिया हुआ है शोध के प्रकार दिए, यानी कि रिसर्च के टाइप दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो भी शोध के प्रकार दिए गए तो उन प्रकारों की जो विशेषताएं होती हैं उनका जो मतलब होता है तो वो आपको अगर पता होगा तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो सही होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मौलिक शोध किसे कहते हैं। तो मौलिक शोध में मैंने जब भी वीडियोस बनाए थे रिसर्च के तो उसमें मैंने आप सभी को डिटेल्स में समझाया है। जिन्होंने वीडियोस देखे हैं मेरे, उन लोगों को पता है कि मैंने कितना डिप में जाकर उन्हें पढ़ाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मौलिक शोध का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सिद्धांत की रचना की जाती है तो वैसे शोध को हम क्या कहते हैं, तो वैसे शोध को हम मौलिक शोध कहते हैं। ओके, जहाँ पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। फिर दूसरा है व्यवहार शोध, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं उन सिद्धांतों को व्यवहार में हम क्या करते हैं, उन सिद्धांतों का उपयोग करके हम कोई रिसर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यवहार शोध। ओके, फिर देखिए जिस तरीके से मान लीजिए कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था। ओके, तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया वो क्या था, वो था आपका मौलिक शोध। ओके, लेकिन उन सिद्धांतों का उपयोग करके हम किसी रिसर्च कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च हमारा क्या हो जाएगा, वो व्यवहार शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं क्रियात्मक शोध। तो देखिए हर बार क्वेश्चन क्रियात्मक शोध का एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो देखिए क्रियात्मक शोध को इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है कि जहाँ पर तात्कालिक कोई समस्या है और उसी समस्या के समाधान के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो मौलिक शोध होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च में ज़रूरी नहीं है कि किसी समस्या का वहाँ पर समाधान हो। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च होता है वहाँ पर क्या होता है, समस्या का समाधान किया जाता है, यानी कि उसमें जो भी समस्या है उसे जाना जाता है और उसी समस्या को जानकर उसी समस्या में जो भी समस्याएं रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य किया जाता है, यानी कि सुधार लाने का कार्य किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। मान लीजिए कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रोज़ स्कूल में तो आते हैं लेकिन होमवर्क करके नहीं आते। ओके, तो जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते तो वो क्या हो गई, टीचर की एक समस्या हो गई है ना। तो अब उस समस्या का क्या करना पड़ेगा, तात्कालिक रूप से उसका समाधान भी करना पड़ेगा। अगर बच्चे हर रोज़ होमवर्क लेकर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पर है, इसीलिए वो होमवर्क लेकर नहीं आते हैं ना। तो फिर टीचर क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक प्लान बनाएंगे कि उस प्लान में वो सोचेंगे कि ये बच्चे आखिर होमवर्क लेकर क्यों नहीं आते। ओके, तो वो अपना एक प्लान बनाएगी, मैं इस तरीके का काम करूँगी और फिर जाकर इन बच्चों का होमवर्क नहीं लाते उसके बारे में पता लगाऊंगी। ओके, तो प्लान बनाकर टीचर क्या करती है कि टीचर उन्हीं प्लान को वहाँ पर एक्ट करती है, जहाँ पर प्लान उन्होंने बनाया उन प्लान को वो क्या करती है, एक्ट करती है, यानी कि बच्चों को पूछती है कि भाई
क्यों आप लोग होमवर्क लेकर नहीं आते हैं। तो फिर बच्चे अगर सच बताते तो ठीक है, वरना उनके पेरेंट्स से मिलेंगी और फिर जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ से कुछ जानेगी। ओके, फिर जाकर वो क्या करेगी, जो भी उसे रीज़न जानने को मिलता है उन रीज़न के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेगी। जैसे वो दूर करने की कोशिश करेंगी, वहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन करेगी कि क्या मैंने जो समस्या दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं, क्या वो प्रयास सही दिशा में है या नहीं है। तो वो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेगी। ओके, और फिर जाकर वो लास्ट में क्या करेगी, गहन चिंतन करेगी कि हाँ देखिए ऐसा कुछ था, इसी वजह से क्या हो रहा था कि बच्चे होमवर्क लेकर नहीं आ रहे थे। तो उन बच्चों की जो होमवर्क लेकर नहीं आ रहे थे, वहाँ से स्टार्ट हुई समस्या, अब समाधान की ओर चली है। और वहाँ पर क्या आता है, लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है, परिणाम मिलता है कि बच्चे अब होमवर्क करके लाने लगे हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, जो रिज़ल्ट हमें मिला वो रिज़ल्ट किस लिए मिला कि वहाँ पर बच्चों की जो समस्या थी, शिक्षक की जो समस्या थी, उसका क्या किया गया, तात्कालिक रूप से समाधान किया गया। तो उसे ही हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। ओके, चलिए अब देखते हैं मूल्यांकन परक शोध। तो मूल्यांकन परक शोध में क्या होगा, तो इवेल्युएशन रिसर्च होगा ना। तो जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हमें कुछ पता लगाना होगा। अगर कुछ पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे ही ऐसे ही आप ऐसे ही किसी की बात का थोड़ी ना पता लगाएंगे, है ना। तो मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, तो चोरी क्यों हुई तो उसका पता लगाने के लिए वहाँ पर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ना। तो उसी के द्वारा यहाँ पर मूल्यांकन परक शोध का भी यही होता है कि वहाँ पर क्या होता है, कुछ पता लगाना होता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गए चारों की चारों जो रिसर्च के जो टाइप्स थे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। ओके, चलिए अब उनकी विशेषताओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौलिक शोध। तो मौलिक शोध में मैंने आपको क्या बताया, हम यहाँ से विशेषता से चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगी। चलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का क्या पता लगाना। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी की जो भी कारण होता है उसका पता लगाना होता है। तो वहाँ पर पता लगाने के लिए हमें इवेल्युएशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मूल्यांकन परक शोध में क्या आ जाएगा, आपका पता लगाना वाला। ओके, तो ये आपका हो गया हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का क्या किया जाता है, पता लगाना। ओके, उसके बाद है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादकता व्याख्या का विकास करना। देखिए सिद्धांत का निर्माण करने के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करना चाहिए। तो जिस तरीके से जीन पियाजे ने क्या किया, सिद्धांत का निर्माण करने के लिए कुछ व्याख्याएं दी है ना, उन्होंने कुछ रिसर्च किया, कुछ शोध की है ना। तो तब जाकर उन्हें पता चला ना कि बच्चे का जो विकास होता है वो इतने स्टेप्स में होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिद्धांत निर्माण की बात आ जाती है तो वहाँ पर आपका आंसर क्या बनता है, मौलिक शोध होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद देखते हैं हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। तो देखिए जहाँ पर सुधार लाने की बात की गई है, जो भी परिस्थिति है उसमें क्या करने की बात की गई है, सुधार लाने की बात की गई। ओके, तो यहाँ पर हमें जब सुधार लाने की बात की जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्रियात्मक शोध बन जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। यानी कि सिद्धांत की प्रयोज्यता का मतलब क्या होगा, सिद्धांत के जो उपयोग होते हैं, जो भी सिद्धांत हुआ है उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, खोजबीन यानी कि शोध करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया था आपको, अप्लाइड रिसर्च में बताया था ना कि जहाँ पर क्या होता है, जो सिद्धांत हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो सिद्धांत बनाए थे उन सिद्धांतों का हम क्या करते हैं, व्यवहार में उपयोग करते हैं। यानी कि व्यवहार में उपयोग करके उसकी शोध किए करते हैं ना। तो यहाँ पर व्यवहार शोध में क्या आ जाएगा, आपका 4 नंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं पहले में दूसरा। तो पहले में दूसरा आपको यहाँ पर भी दिखता है और यहाँ पर भी दिखता है। ओके, फिर देखते हैं दूसरे में आपका आता है चौथा। तो दूसरे में देखिए यहाँ पर चौथा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा गलत हो गया। और बाकी तो वैसे भी हमारे गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फिर भी हम देख लेते हैं, ए में हमारा 2 बन गया। ओके, बी में हमारा 4 बन गया,
फिर सी में देखते हैं तो सी में हमारा 3 बन गया। ओके, फिर डी में देखते हैं तो डी में हमारा 1 बन गया, तो यहाँ पर 1 बन गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। यानी कि एक्शन रिसर्च की जो चक्रीय प्रकृति होती है, तो उसे यहाँ पर कौन से जो स्टेप्स दिए गए हैं वो उनको इंगित करता है। तो देखिए, मैंने जब भी क्रियात्मक शोध पढ़ाया था यानी कि एक्शन रिसर्च पढ़ाया था, तब मैंने आपको 4 बातें बताई थी, 4 वर्ड्स बताए थे। वो कौन से बताए थे? सबसे पहले बताया था प्लान, फिर उसके बाद मैंने बताया था एक्ट, उसके बाद आपको ऑब्जर्व, और चौथा आपको बताया था रिफ्लेक्ट। ओके, तो प्लान करता है एक्शन रिसर्च में। सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग के आधारित क्या किया जाता है? उस प्लानिंग के आधारित कोई भी क्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। फिर कोई भी क्रिया को क्रियान्वयन करके उसकी जांच पड़ताल यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि जो हमने जो भी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, उसका क्या कोई रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर जाकर उस पर गहन चिंतन होगा कि देखिए यहाँ पर बच्चे जो थे वो होमवर्क लेकर क्यों नहीं आ रहे थे, उसका रीज़न ये था, और कुछ हम उसके आधार पर हम कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल पाते। ओके, जो कंक्लूजन निकालते हैं वो हम उसी के आधार पर निकालते। ओके, तो यहाँ पर मैंने आगे भी आपको 4 स्टेप्स बता दिए थे एक्शन रिसर्च के। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन भी यही बनता है कि क्रियात्मक शोध में जो चक्रीय प्रकृति होती है ना, पूरी चक्रीय सर्कल में ये रिसर्च होता है। ओके, तो जो चक्रीय प्रकृति होती है एक्शन रिसर्च की, उसकी बात की गई। तो सबसे पहले प्लान, तो प्लान देखिए यहाँ पर गहन चिंतन का मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ओके, फिर प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना होगा। फिर नियोजन का मतलब होगा प्लान, और फिर क्रियान्विति का मतलब होगा एक्ट। लेकिन यहाँ पर हमारा ये आंसर गलत है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्रियान्विति यानी कि एक्ट, तो हमारा पहला तो एक्ट आता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर नियोजन यानी कि प्लान, सबसे पहले हम प्लान बनाते, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्ट यानी कि क्रियान्वित करते हैं, वो जो प्लान बनाया उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। ओके, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और लास्ट में उसका क्या करते हैं? गहन चिंतन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। शोध पथों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? देखिए, वैज्ञानिक विधि के बारे में मैंने सबसे पहला मेरा रिसर्च का जो वीडियो था वो वैज्ञानिक शोध के बारे में मैंने बनाया था। ओके, तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सभी को अब पता चला होगा कि मैम ने इतना डीप में हमें रिसर्च क्यों पढ़ाया है। मैंने बहुत ही डीप में पढ़ाया था, मुझे पता था, मैंने क्वेश्चन बहुत सारे देखे, उसे उसमें से मुझे पता चला कि ये बहुत ही डीप में यहाँ पर क्या पूछा जाता है। ओके, तो देखिए वैज्ञानिक विधि का अगर क्रम है तो मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ ऐसे मैंने आपको एक सूत्र दिया था, आपको याद होगा तो PhD CAGR। ओके, ये मैंने आपको बताया था PhD CAGR। देखिए पी का मतलब होता है प्रॉब्लम, यानी कि हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं वहाँ पर, कि प्रॉब्लम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कौन सी परिस्थिति में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, उस स्थिति को पहले देखते हैं, फिर स्थिति में हमें, मान लीजिए आप कोई एरिया में है और आपको लगता है कि इस एरिया में ये समस्या है। ओके, तो यहाँ पर ये समस्या आपके सामने, मान लीजिए 4-5 समस्या दिख रही है आपको, तो वो एरिया सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस एरिया को देखेंगे, उसके अंदर जो 4-5 आपको समस्या दिख रही है उन समस्याओं को आप देखेंगे, फिर जाकर क्या करेंगे? उनमें से कोई एक समस्या अच्छी सी आप ले लेंगे, और फिर जाकर वहाँ पर आप क्या करेंगे? उन समस्याओं के कारणों की भी खोजबीन करनी होगी ना आपको।
तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उनके कारणों की भी क्या करेंगे, पहचान करने की कोशिश करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, उसकी वास्तविक जो भी समस्या होती है उसकी पहचान आपने कर ली, फिर आप उसकी परिभाषा देंगे। यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो समस्या आपके ध्यान में आई है उन समस्या की परिभाषा भी आपको देनी होगी कि ये समस्या कहना क्या चाहती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर करना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एच दिया है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस बनानी, यानी कि परिकल्पना बनानी। अब देखिए, जब भी आप परिकल्पना बनाते हो तो परिकल्पना के आधार पर आपको यहाँ पर क्या रिसर्च डिज़ाइन बनानी होती है। रिसर्च डिज़ाइन बनाकर आपको यहाँ पर सी का मतलब है डाटा को कलेक्शन करना। फिर डाटा को आप कलेक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो डाटा आपको मिले हैं उसका एनालिसिस करेंगे। उसको एनालिसिस करके आप क्या करेंगे, उसे जनरलाइजेशन करेंगे और उसका कंक्लूज़न निकालेंगे। ओके, सामान्यीकरण करके उसका कंक्लूज़न निकालेंगे कि ये जो समस्याएं थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बनाए हुए थे और उनका हमें ये रिजल्ट मिला। ओके, तो ये हमारा सामान्यीकरण और निष्कर्ष हुआ। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिसर्च की पूरी प्रोसेस में हम लास्ट में उस जो भी आपने रिसर्च किया है उसे आप एक रिपोर्ट में लिखते हैं। ओके, तो ये रिसर्च के जो स्टेप्स हो गए उनमें भी आपके वैज्ञानिक विधि के भी स्टेप्स सम्मिलित हो जाते। तो चलिए किस तरह के इसी तरीके से वैज्ञानिक विधि में भी स्टेप्स बने रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं समस्या का प्रस्तावित समाधान। देखिए, कभी भी आप पहले से उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। ओके, जब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते, जब तक आप रिसर्च नहीं करते तब तक आपको उसका समाधान पता नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर समस्या का समाधान वाला तो ऑप्शन आता ही नहीं, पहले से आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते, है ना। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहले आपको उस एरिया को देखना होगा जहाँ पर आपको समस्या दिख रही है, यानी कि आपको उस एरिया को ढूंढना होगा कि जहाँ पर समस्या है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। फिर वास्तविक समस्या की पहचान करना, उनमें से भी आपको आपके सामने वहाँ पर एरिया में 4-5 आपको समस्या दिखी, तो उनमें से भी वास्तविक समस्या को आपको पहचानना कि इन 4-5 जो समस्या दिख रही उसकी मेन समस्या क्या है। ओके, तो उन वास्तविक समस्या की पहचान करना और फिर उसको परिभाषित करना। ओके, और फिर क्या करना, आपको हाइपोथेसिस बनाना। परिकल्पना करना का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना। उसके बाद प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना है। ओके, यानी कि आप उसके बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसका डाटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर आप सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन करते हैं और कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करेंगे। प्रस्तावित समाधान के परिणामों को, यानी कि यहाँ पर जब भी आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसका काल्पनिक रिजल्ट भी यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, मैंने जब भी आपको हाइपोथेसिस पढ़ाई तब मैंने आपको बताया था नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस बनाकर उसके जो भी हाइपोथेसिस हो गई वो हमारी क्या होगी कि एक संभवित हमें परिणाम, वहाँ पर संभवित परिणाम होगा। ओके, ना कि समाधान वहाँ पर होगा, ना कि वहाँ पर रिजल्ट पहले से आप वहाँ पर नहीं डाल सकते। ओके, बिना रिसर्च के आप कोई भी रिजल्ट वहाँ पर पहले से नहीं डाल सकते, लेकिन संभवित समस्या के जो भी समस्या है उसका संभवित रिजल्ट वहाँ पर आप बताते। जैसे कि मान लीजिए बालकों की बुद्धि बालिका की बुद्धि से ज़्यादा होगी। ओके, तो ये होगी यानी कि है ऐसा नहीं बता सकते, होगी बताना होगा, यानी कि आपको भविष्य में फ्यूचर में आपको बताना होगा। ओके, तब जाकर आप फ्यूचर में आप उसे रिसर्च जब करेंगे उसके बाद पता चलेगा, जब आप टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस का तब जाकर आपको पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा राइट बन रहा है। ओके, उसके बाद के भी थोड़े से आंसर देख लेते हैं।
समस्या को परिभाषित करना, हाँ समस्या को परिभाषित करते हैं। समस्या के कारणों की पहचान करना, ओके। तो देखिए सबसे पहले समस्या के कारणों की चलिए, उसके बाद देखिए समग्र को परिभाषित करना। तो समग्र को हम पहले से परिभाषित नहीं करते। प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण, परिणामों का विश्लेषण। तो यहाँ पर ये आपका गलत बन रहा है, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद देखिए कारण मूलक कारकों की पहचान करना। समस्या को पहले से आप कारण मूलक कारकों की पहचान नहीं कर पाते। जब तक आपके सामने समस्या का जो क्षेत्र होता है, समस्या आपके सामने नहीं आती, समस्या का क्षेत्र सामने नहीं आता, तब तक आप उसके कारणों को नहीं जान पाते, ओके। तो वो तो आपको उसके कारण तो कब पता चलेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तब पता चलेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 वाला जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। सबसे पहले देखिए शोध नैतिकता क्या होती है। तो देखिए रिसर्च में शोध नैतिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ रिसर्चर क्या करते हैं, किसी की कॉपी करके अपनी अपनी ही किसी की कॉपी को अपनी बना लेते हैं, ओके। अभी अभी फ़िलहाल कल ही की बात है, तो कोई एक ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला था। उसने जो भी पर्सन था उसने क्या किया था, जनवरी 2020 में उसने अपना एक रिसर्च पेपर था वो किसी वेबिनार में उसने अटेंड किया, वहाँ पर सबमिट कराया था। अब देखिए उसका जो रिसर्च पेपर था उसकी कॉपी किसी और ने, यानी कि किसी न्यूज़पेपर वाले ने अपनी बनाकर वहाँ पर पब्लिश की। कब की, तो उन्होंने अभी अभी फरवरी में 2021 में पब्लिश की। अब जबकि इस व्यक्ति ने अपनी जो भी रिसर्च पेपर थी वो सबमिट कराई थी जनवरी 2020 में, उसने पूरे प्रूफ भी दिए, ओके। और जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने उसकी सेम टू सेम कॉपी करके 2021 में फरवरी में पब्लिश कर दी, ओके। तो ये बात क्या हो गई, जो न्यूज़पेपर वाले ने उसकी कॉपी लेकर उसकी कॉपी पेस्ट की है, बिना पूछे, जिनका ये रिसर्च पेपर है उनको पूछे बिना ही उसने कॉपी कर ली। और कॉपी करने के बाद भी वहाँ पर रेफरेंस के तौर पर भी उसे नहीं बताया गया कि ये रिसर्च पेपर आगे प्रस्तुत हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ओके। तो ये क्या हो गई, शोध नैतिकता का इन्होंने क्या किया, शोध नैतिकता को इन्होंने तोड़ा है, ओके। नैतिकता का मतलब क्या बुरा क्या सही ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो शोध नैतिकता, रिसर्च में भी नैतिकता होनी ज़रूरी है, यानी कि आप जहाँ से भी कुछ भी टॉपिक्स वहाँ से लेते हो अपनी रिसर्च में, तो आपको उसे संदर्भ में दर्शाना होगा कि मैंने इनकी बुक में से, इनके रिसर्च पेपर में से या फिर इनकी थीसिस में से मैंने ये टॉपिक यहाँ पर से लिया हुआ है, ये बात आपको बतानी है। यानी कि आपको यहाँ पर चोरी नहीं करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, ओके। अगर आपने कॉपी की, चोरी की, तो आपने क्या किया, शोध नैतिकता का भंग किया, ओके। तो जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, साक्ष्य के जो आधार होते हैं, उसे आपको क्या करना होता है, अपनी थीसिस में वहाँ पर अपना जो आप जब भी थीसिस लिखोगे तो उसमें आपको वहाँ पर उसे रजू करना होगा, उसे प्रस्तुत करना होगा, उसे बताना होगा, ओके। तो ये बात हो जाती है आपकी शोध नैतिकता की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है, ओके। तो देखिए शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, तो यहाँ पर प्रारूप की तो बात ही नहीं होती है ना। फिर गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, आंकड़ों के विश्लेषण से यहाँ पर शोध नैतिकता के पहलू की बात नहीं होती है। शोध के समग्र को परिभाषित करने से, ये भी नहीं होगी। साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, यानी कि जो भी आप शोध रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें आप जो भी साक्ष्य रखेंगे उसके रिलेटेड ये आपकी शोध नैतिकता होती है, ओके। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि शोध नैतिकता आखिर है क्या, ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। तो देखिए यहाँ पर सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन की बात की गई। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, शोध सारांश को तैयार करना, फिर संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना,
शोध सम्मेलन में भागीदारी, फिर कार्यशाला में भागीदारी। ओके, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है। पहले तो प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों सॉरी, चलिए अब देखिए शोध सारांश को तैयार करना, यानी कि आप जो भी शोध सारांश का मतलब क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो रिसर्च प्रिपेयरिंग, जो रिसर्च की जो प्रिपेयरिंग करते हैं तो उसकी जो समरी आप बनाते हैं ना, तो उसी की बात की गई। तो शोध सारांश को तैयार करना। फिर देखिए तो यहाँ पर आप शोध सारांश को जब भी बनाते हो तो वहाँ पर सृजनशीलता का कोई भी चांस नहीं होता है। सृजनशीलता का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से आप कोई भी सर्जन करते हैं उसे। तो शोध में किसी भी प्रकार का आप अनौपचारिकता नहीं बरता सकते होते, वहाँ पर औपचारिकता होती है, यानी कि वहाँ पर आप अपने आप से कुछ भी नहीं जोड़ सकते। जो भी आंकड़े आपको मिले हैं उसी को आपको क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। ओके, फिर संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना। संगोष्ठी का मतलब क्या है, वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जो रिसर्च पेपर आप प्रस्तुत करते हैं उसकी बात। तो देखिए रिसर्च पेपर में कभी भी अनौपचारिकता नहीं होती है। मैंने जब भी आपको वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये वगैरह बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर औपचारिकता आएगी वहाँ पर कभी भी स्वतंत्र रूप से आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी कि कहने का मतलब जो सृजनशील होता है, जो समीक्षात्मक चिंतन होता है, समीक्षात्मक चिंतन में क्या होता है, अपने विचारों को आप क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते। ओके, तो वहाँ पर जहाँ पर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वहाँ पर क्या होगी, अनौपचारिकता होगी, है ना। तो यहाँ पर जो भी रिसर्च पेपर लिखेंगे वहाँ पर अनौपचारिकता नहीं आ सकती, यानी कि वो क्या होता है, वर्कशॉप जो होता है हमारा, सॉरी वर्कशॉप नहीं, ये हमारा सेमिनार होगा। तो सेमिनार जो होता है वो हमारा कैसा होता है, तो सेमिनार हमारा ऑलवेज औपचारिक होता है, यानी कि फॉर्मेटिव वे में होता है। ओके, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो जहाँ पर औपचारिकता आएगी वहाँ पर आपका सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए शोध सम्मेलन में भागीदारी, यानी कि कॉन्फ्रेंस की मैंने आपको बताया था, है ना, कि जिस तरीके से मान लीजिए जो G8 कॉन्फ्रेंस था, फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन की मैंने बात की थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर अपने अपने विचारों को वहाँ पर रखते हैं। अब मान लीजिए सामने वाले के विचार हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो हम वहाँ पर विरोध भी दर्शा सकते हैं कि भाई उनके विचार हमें अच्छे नहीं लगे हैं। तो ये सारी अनौपचारिकता आती है। तो जहाँ पर अनौपचारिकता आएगी वहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो वहाँ पर हमारा सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और भी बाकी रह गया, कार्यशाला में भागीदारी। तो वर्कशॉप की मैंने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप होता है वो किसी वे में होता है, तो वो औपचारिक वे में होता है। ओके, तो ये जो आपका कार्यशाला है यानी कि वर्कशॉप है, फिर आपकी ये सेमिनार है, ये सारे क्या होते हैं, जो शोध सारांश होते हैं, ये सारे आपके औपचारिक होते हैं। जबकि ये जो कॉन्फ्रेंस होती है वो क्या होती है, तो वो अनौपचारिक होती है। ओके, तो जहाँ पर अनौपचारिक होगी वहाँ पर सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन होगा, वहीं पर ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्र विचारों को रख सकेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, शोध सम्मेलन में भागीदारी। ओके, चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।